अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हफ्सा सिद्दीकी और आप लोग इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन ट्यूटर हफ्सा सिद्दीकी पर। और आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स का हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और इसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.2, 1.1 देख चुके हैं, 1.3 देख चुके हैं और आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 1.4 को कवर करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ और इसमें देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। ओके, हमें पता है कि हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जो कि है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। और इसके अंदर हम जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होंगे हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस को हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो हमने आज से यानी कि क्लास 8 तक जो हमने तमाम चीज़ें पढ़ी वही चीज़ हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे, वही चीज़ हम दोबारा से डिस्कस करेंगे ताकि हमें आगे जो है उसमें उसकी हेल्प मिलती रहे। ठीक है, कंसीडर एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ए की पावर एन। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के बारे में और रेडिकल फॉर्म्स के बारे में, और ये चीज़ है हमारे पास ए की पावर एन जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो एक बेस है जबकि एन जो है वो एक एक्सपोनेंट है। ठीक है, रीड एज ए टू nth पावर। द रिजल्ट ऑफ ए की पावर एन जो है वेयर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड इट्स वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने यहाँ पे एक तरह से रिकैप कर लिया, इसका रिकॉल कर लिया हमने जो हम अब तक पढ़ते आए हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे हम डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे और यहाँ पे मैं एक छोटी छोटी सी एग्जांपल्स के थ्रू आपको उन लॉज को एक्सप्लेन भी करती चलूँगी। बाकी डिटेल सब चीज़ें हम टी एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपको आगे जितना भी आपने मैथ्स पढ़ना है उसमें। ये एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म्स यहाँ पे भी आती है तो वहाँ पे ये लॉज भी अप्लाई होते हैं। इससे कहा जा रहा है सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, देन ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, यानी कि ये बात हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे सिंपली यहाँ समझाई गई है कि x और y जो है वो पावर्स थी जबकि a जो है वो दोनों की बेस थी। तो जब भी बेस सेम होती है हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये पावर्स जो है नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है क्योंकि ये इंटीजर्स है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने मेंशन किया हुआ है कि x और y जो है बिलोंग करते हैं पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर्स से। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिलहाल जो है वो लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स के अंदर कंसिडर कर रहे हैं कि z जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक, ओके, इसके बाद फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है जिसमें a की पावर 2 और a की पावर 3 दी हुई थी, तो हमने सिंपली इसको कंबाइन कर दिया, 2 + 3 कर दिया, यानी कि a की पावर 5 बन गई। सेम इसी तरीके से अगर हम किसी नंबर के साथ ही काम करना चाहें तो 3 × 3 की पावर 5 दी हुई है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 और 3 दोनों की बेसिस सेम है, जबकि पहले वाले 3 के ऊपर कोई पावर नहीं लगी हुई, इसका मतलब उसकी पावर है 1, और जो सेकंड 3 रखा हुआ है उसके अंदर उसकी पावर लिखी हुई है 5, यानी कि 1 + 5 कर देंगे तो 3 की पावर 6 हो जाएगी, और 3 को आप 6 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर आ जाता है 729। ओके, इसके बाद फिर सेकंड लॉ है इसका, लॉ ऑफ पावर। इफ a बिलोंग्स टू r एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू z यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, देन x a की पावर x और होल पावर y। इसको हम किस तरह से करेंगे? पीछे हमने पढ़ा कि 2 बेसिस थी, उन दोनों की पावर्स हमने ऐड कर दी। जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है, अगर बेसिस सेम नहीं है तो ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास a की पावर x है और होल पावर जो दी हुई है वो y दी हुई है, तो सिंपली यहाँ पे पावर्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय y। हमने मल्टीप्लाई किया तो a की पावर xy हो जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं। 5 की पावर 2 थी, यानी कि इसको हम x कंसिडर कर लेते हैं 2 को, और 5 जो है वो a की इक्विवेलेंट है, और 4 जो यहाँ पे एक और पावर दी हुई है होल पावर, वो चीज़ हमारी y कहलाती है। तो यहाँ पे सिंपली हमने पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 × 4 कर देना है, 5 की पावर 8 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी कहलाती है लॉ ऑफ पावर, यानी कि पावर के ऊपर भी पावर जब आ जाती है तो वहाँ पे हम दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, फिर थर्ड इसके अंदर लॉ दिया हुआ है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एंड एन बिलोंग्स टू जेड, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, देन a × b होल पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर n एंड b की पावर n। यानी कि अगर हमारे पास 2 डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं उनके ऊपर होल के ऊपर कोई पावर लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि वो पावर जो है वो a की पावर भी है और वो पावर b की पावर भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होल के ऊपर पावर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b की पावर n। ठीक है, हमने सेपरेटली दोनों के ऊपर पावर्स लगा दी।
इसके बाद फिर हम इसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि x और y दो नंबर्स थे और उनके होल पावर लगी हुई थी 3, यानी कि ये पावर जो 3 यानी कि क्यूब जो है ये हमारे पास x का भी क्यूब बन जाएगा और y का भी क्यूब बन जाएगा। होल पावर जो है हमेशा ऐसे ही ट्रीट की जाती है कि उसको हम सेपरेटली दोनों या तीनों या जितनी भी वैल्यूज है उन सब के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ओके, इसके बाद फिर फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशिएंट। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एन बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव इंटीजर्स, देन a अपॉन बी पावर n होल पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर n एंड b की पावर n। जैसे हमने पीछे किया था, मल्टीप्लिकेशन हो रही थी और होल की पावर n डली हुई थी, तब हमने दोनों a और b के ऊपर दोनों के ऊपर अप्लाई कर दी थी पावर। सेम इस तरीके से अगर डिवीजन हो रही होती है तब भी हम यहाँ पे a के ऊपर भी वो पावर अप्लाई कर देंगे और b के ऊपर भी वो पावर अप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है, b यानी कि जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, इसके बाद फिर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल से देख लिया इसको। 5.8 और इसकी होल की पावर है क्यूब, यानी कि 5 के ऊपर जो पावर लगेगी वो भी 3 होगी और 8 के ऊपर जो पावर लगेगी वो भी 3 होगी। ओके, फिर फिफ्थ लॉ है यहाँ पे लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर। इफ a बिलोंग्स टू r एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड mn बिलोंग्स टू z ऑफ यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स है, देन a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों जगह ऊपर नीचे a है, पावर्स डिफरेंट है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें हम नीचे वाली पावर को यानी कि a की पावर n जो थी इसको हम शिफ्ट कर देंगे ऊपर, इसको हम ऊपर लेके आएंगे। तो नीचे ये पावर पॉजिटिव में थी, n पॉजिटिव था, जैसे ही ये ऊपर आता है ये n जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन दी हुई है कि m इज ग्रेटर देन n, m जो है वो ग्रेटर देन होगा n से, यानी कि अगर m जो है वो 12 है तो n जो है वो 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, 11 हो सकता है, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये कंडीशन है यहाँ पे। सेम इसी तरीके से अगर हम इसको करें 1 अपॉन a n माइनस m, तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी कि n इज ग्रेटर देन m। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन जो हैं ये हमारी एक लॉ के अंदर डाली जा सकती हैं। अच्छा, यहाँ मजीद इसके अंदर मैं बता दूँ आपको कि कुछ और कंडीशंस भी होती हैं इसके अंदर, कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसके अंदर, इसी फिफ्थ लॉ के अंदर। और इसमें कहा जा रहा है कि हमने पहले देखा था m ग्रेटर देन n हो तो क्या होता है, फिर हमने देखा m लेस देन n हो तो क्या होता है, यानी कि n इज ग्रेटर देन m हो तो क्या होता है। अब अगर m और n जो है वो दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं तो क्या होता है, तो हम यहाँ पे सेम वही काम करेंगे, m माइनस n करेंगे। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जब m और n दोनों बराबर हैं तो m माइनस m कर सकते हैं या n माइनस n भी कर सकते हैं। किसी भी सूरत के अंदर जब भी किसी के सम के अंदर यानी कि माइनस करने के बाद पावर जो है वो 0 हो जाती है तो वो पूरी की पूरी टर्म जो है वो 1 के इक्विवेलेंट हो जाती है, यानी कि a की पावर 0 जैसी हुई तो ये पूरी की पूरी टर्म 1 हो जाएगी, a भी यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, पावर 1 होती है तो एज इट इज, अगर जैसे यहाँ पे 0 की जगह पावर 1 होती तो हम a लिख देते, लेकिन अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो गई तो वो पूरा का पूरा आंसर जो है वो हमारे 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से a की पावर m है अपॉन में a की पावर n है, सेम है, m और n बराबर है तो m अपॉन ऊपर भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में जगह पे m आ जाएगा। इस तरह अगर n बराबर है तब भी वो दोनों जगह हम लिख सकते हैं। और ये हम जानते हैं कि दोनों जो है पावर्स अगर माइनस होंगी या आप इसको कैंसिलेशन करना चाहें, दोनों सूरतों के अंदर इसका आंसर जो है वो 1 बन जाएगा। तो जब कभी भी दोनों पावर्स ऐड हो जाती सेम होती हैं तो आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर हम चलते हैं अब एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। हमने थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन देख ली कि क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं, यानी कि लॉज ऑफ एक्सपीरियंस हमने करना है, उस चीज़ को हमने देख लिया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जहाँ पे पहला सवाल आपका दिया हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट पार्ट है इसका 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, यानी कि एक चीज़ नीचे 5 है और 5 है, एक की पावर 2 है, तो सिंपली हमने यहाँ पे नीचे वाली पावर को 2 को हम लेके आ जाएंगे ऊपर, 5 माइनस 2 हो जाएगा, जब 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 की पावर 3 हो जाएगी और इस तरह से आंसर हमारे पास आ जाएगा 27। ओके, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में है 10 की पावर 2। ठीक है, 2 और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट जो है वो मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि हमने पहले इसमें देखना है कि कोई चीज़ मजीद ब्रेक हो सकती है, जैसे 2 को मजीद हम ब्रेक नहीं कर सकते, 5 को नहीं कर सकते, 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं। 10 की जगह मैंने लिखा है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 2 5 से 10 होता है, मैंने इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, और होल के ऊपर मैंने पावर लगा दी 2, क्योंकि पावर 2 लगी हुई थी ऑलरेडी, इसमें मैंने कुछ एडिशन नहीं किया है, सिर्फ 10 की जगह मैंने 2 इंटू 5 कर दिया। इसको करने की वजह यह है कि मैं देख रही हूँ कि ऊपर भी 2 और 5 नंबर्स दो मौजूद हैं, तो यहाँ मैं बेसिकली बेसिस सेम बना रही हूँ।
मैंने ऊपर 2 और 5 रखा हुआ था लिखा था, तो मैंने नीचे भी इसको ब्रेक करके 2 और 5 कर लिया। होल पावर 2 थी, होल पावर 2 थी, इसका मतलब ये हुआ 2 के ऊपर भी पावर 2 है और 5 के ऊपर भी पावर 2 है। ठीक है, दोनों के ऊपर सेपरेटली अप्लाई कर देंगे। अब हम इस नीचे वाले 2 को ऊपर लेके आएंगे, यानी कि 2 की पावर 4 के पास जब हम नीचे वाले 2 को लेके जाएंगे, यानी कि 2 की पावर 2, तो बेसिस सेम होने की वजह से 4 - 2 हो जाएगा। सेम यही काम मैंने 5 के साथ किया। 5 की पावर ऊपर 3 थी, नीचे वाला 5 था, उसकी पावर थी 2। वो जैसे ही ऊपर गया तो माइनस की साइन हो गई, तो ऑब्वियस है हमारे पास जब पावर ऊपर जा रही है तो माइनस हो जाएगा, और बेसिस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे, साथ में रख देंगे, 3 - 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 हो गई, 5 की पावर 1 हो गई, 4 5 जा 20 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसका फिर थर्ड पार्ट है जिसमें कहा जा रहा है a + b होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है c + d के साथ, जिसमें है होल क्यूब, फिर डिनोमिनेटर में a + b और c + d का होल स्क्वायर दिया हुआ है। इसको दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक तो आप इसको ऊपर लेके आ जाए और सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा ये कि आप इसमें सिंपली कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे लॉस को फॉलो कर रहे हैं तो मैं इसमें ऊपर लेके आऊँगी पावर को, फिर माइनस करके फिर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये मैथ्स के अंदर रूल बना लें कि आपने जो कुछ भी सवाल दिया हुआ है, पहले स्टेप के अंदर सोल्यूशन लिखने के बाद आपने सवाल को एज इट इज उतारना होता है। ठीक है, ये तरीक़ाकार है। ओके, इसके बाद फिर a + b पावर 2 थी, नीचे हमारे पास जो a + b मौजूद था उसकी पावर कुछ नहीं थी, इसका मतलब 1 थी। हम जैसे ही इस a + b को नीचे से ऊपर लेके आते हैं तो वो प्लस का 1 चेंज हो जाता है माइनस के 1 में, और बेसिस सेम होने की वजह से हम 2 में से माइनस कर देते हैं 1 को। ठीक है, सेम यही काम मैंने c + d के साथ किया। ऊपर c + d था जो कि होल क्यूब था, जबकि नीचे जो c + d दिया हुआ था उसकी पावर थी 2। जैसे ही c + d डिनोमिनेटर से ऊपर की जाने पाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -2, और क्योंकि दोनों के बेसिस सेम है तो इसको हम ऐड करके रख देंगे, यानी कि 3 और -2 को साथ में रख देंगे। ठीक है, सिंपली मैंने इसमें से माइनस किया, 2 - 1 1 होता है, c + d की पावर 3 - 2 थी, इसमें भी 1 आ गया, और इस तरह से आंसर हमारे पास a + b × c + d आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए। 1/3 पावर 4 है, होल पावर 4, और 1/3 होल पावर 5 है। यहाँ पे आप सिंपली देखें कि दोनों की बेसिस सेम है। हमने पीछे पढ़ा था लॉस के अंदर कि जब कभी भी बेसिस सेम होती हैं तो हम इसमें पावर्स को ऐड कर देते हैं, यानी कि 4 और 5 को हम ऐड कर देंगे, तो 1/3 की पावर इस तरह से हमारे पास आ जाएगी 9। नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर दिया हुआ है 3/4 की पावर 5 दी हुई है और 3/4 की पावर 2 दी हुई है। सेम वही काम करेंगे, हम यहाँ पे 5 और 2 को ऐड कर देंगे, और जैसे ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे इसको हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 3/4 का होल पावर 7। थर्ड पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है -4/5 होल क्यूब इंटू -4/5 होल पावर 5। यहाँ पे भी हमारे पास बेसिस सेम है, बेसिस सेम होती है तो दोनों पावर्स को हमने साथ में लिख देना होता है, यानी कि 3 + 5 कर देना होता है। तो यही काम मैंने किया और इसकी पावर आ गई होल पावर 8। फिर फोर्थ पार्ट इसका दिया हुआ है -3 × 5 की पावर 2 और होल क्यूब दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ये जो होल क्यूब है ये बेसिकली हमारे -3 के ऊपर भी लग रहा है और 5 के ऊपर भी लग रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो हमने पीछे पढ़ा था कि अंदर की पावर बाहर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -3 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, यानी कि 1 3 × 3 हो गया, और 5 की पावर 2 थी, इसको हमने जब बाहर के 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 × 6 हो गया। इस तरह से हमारे पास आंसर -3 का क्यूब आ गया और 5 की पावर 6 आ गई। ओके, इसका फिर फिफ्थ पार्ट है 3 × -4 का स्क्वायर, फिर होल पावर दी हुई है यहाँ पे क्यूब। ठीक है, यहाँ पे भी वही पीछे वाला काम करेंगे, 3 के ऊपर भी हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, -4 के साथ हमने 2 × 3 कर दिया जो कि 6 बन गया। ठीक है, तो हमने ये पावर्स को जो है पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। फिर दिया हुआ है -a/bc होल पावर 5 और -a/bc होल पावर 4। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी दोनों की, यानी कि 5 + 4 कर देंगे हम यहाँ पे, और 5 + 4 हमारे पास बन जाएगा 9। और अगर हम इसके अंदर सेपरेटली दोनों की पावर लगाना चाहें तो a की पावर 9 और b की पावर 9 और c की पावर भी 9 बन जाएगी, और माइनस माइनस जो है वो हमारे पास प्लस हो जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है c/d होल स्क्वायर, c/d क्यूब, फिर 5। यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है तो हमने यहाँ पे बेसिस को साथ पे रखा और इनकी पावर्स को ऐड कर दिया, तो ये बन गई टोटल 10। ठीक है, और किसी भी चीज़ की भी नंबर पावर आती है तो वो चीज़ अंदर की माइनस की साइन जो है वो चेंज हो जाती है। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है mn² t4 n³ m5 और t की पावर 7। यहाँ पे हमने सिंपली देखना है कि कितने लेटर्स हैं, एक m है, एक n है और एक t है। हमने साथ में लिख देना है m, फर्स्ट m जो था वो 1 था, उसके साथ हमने ऐड कर दिया 5 को, फिर n की पावर 2 थी, फिर सेकंड n था 3, उसको रख दिया, फिर t की पावर 4 थी और दूसरी जगह t की पावर 7 थी। सबको हमने सिंपली साथ में रखना है, बेसिस सेम होती है, पावर z हो जाती हैं।
यही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया और आंसर हमारे पास आ गया m6 n5 और t की पावर 11। ओके, नेक्स्ट फिर हमारे पास सेम जैसे हमने पीछे किया सेम वही चीज़ है, एक a स्क्वायर c5 b2 a क्यूब c क्यूब b4 और a4, इन सबको भी हमने सेम बेसिस के साथ सबको पावर्स को रखा और प्लस करा, पावर्स को ऐड करा, तो आंसर आ गया a9 b6 और c8। ओके, इसके बाद पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंस। इसमें कहा जा रहा है 5 स्क्वायर और होल पावर क्यूब। ठीक है, सेम वही काम हमने यहाँ पे भी करना है। 5 और 2 और 3 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो 5 की पावर हमारे पास आ गई इसकी 6। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें कहा जा रहा है एक्स वाई का क्यूब है फिर होल पावर 5 है, सेम वही चीज़ करी, 3 इंटू 5 कर दिया और दोनों के ऊपर सेपरेटली हमारे पास 15 आ जाएगा। पावर्स लगा देंगे, एक्स की पावर 15 कर देंगे और वाई की पावर भी 15 कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है -4 की स्क्वायर है और फिर होल पावर 5 है, तो यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे हम। 2 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 5 से 10 हो जाएगा, 4 की पावर 10 हो जाएगी। यहाँ मैंने माइनस की साइन हटा दी है क्योंकि पावर जब इवन नंबर में होती है तो अंदर की माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाती है। ओके, फिर इसका फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, -3 का क्यूब है, -4 का स्क्वायर है, होल पावर 3 है। ठीक है, यानी कि ये जो होल पावर है ये अंदर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि अगर हम -3 देखिए, -3 के साथ बाहर वाला 3 क्यूब है और फिर उसके ऊपर भी क्यूब है, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। सेम वही काम -4 के साथ किया, 2 3 से 6 कर दिया। और पहले वाले का अगर हम देखें -3 का आंसर माइनस पावर जो है वो 9 आ रही थी, यहाँ हमने 3 का माइनस यहाँ पे रिप्लेस नहीं किया है, जबकि आप देख सकते हैं कि -4 को हमने रिप्लेस कर दिया 4 से। ठीक है, वो क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जब पावर्स इवन नंबर में आती है तो माइनस की साइन जो है वो तब्दील हो जाती है प्लस की साइन से। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है b² और होल क्यूब। सेम वही काम किया, 2 3 से 6 कर लिया, 5 की पावर 1 थी, 1 3 से 3 हो जाएगा और सेपरेटली हमने दोनों के ऊपर पावर्स लगा दी। फिर फोर्थ पार्ट दिया हुआ है -4/9 का स्क्वायर है, होल पावर जो है वो क्यूब में दी हुई थी, तो सिंपली 2 3 से 6 करेंगे और 4 के साथ भी हम 6 लगा देंगे और 9 के ऊपर भी हम 6 लगा देंगे। क्योंकि दोनों इवन नंबर्स में थी पावर, इसलिए हमारे पास से माइनस की साइन गायब हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 पावर्स दी हुई हैं, तो 3 पावर्स को भी सेम वैसे ही करेंगे, 3 × 2 × 4 करेंगे, कोई इसके अंदर अलग चीज़ नहीं आएगी और सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। ये तीनों को सब साथ रखा मैंने और इसका आंसर आ गया z की पावर 24। सेम ये यहाँ पे भी वही काम किया है हमने, आप इसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दी हुई थी, वैल्यूज़ तो सेम थी लेकिन पावर्स इनकी डिफरेंट थी। तीनों को हमने बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स को ऐड कर लेना है और होल पावर बाहर थी, पहले पावर्स ऐड होगी, ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर हम बाहर की पावर से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से 0.1 का आंसर हमारे पास आ गया 18। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका साइन चेंज क्यों नहीं किया, चेंज हम साइन अंदर वाली कर रहे हैं, यानी कि -0.1। यहाँ पे 2 दफ़ा माइनस की साइन आई हुई थी, बाहर वाली माइनस साइन को हमने चेंज नहीं किया है। ठीक है, वो एज इट इज़ रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने बात करी एक्सरसाइज 1.4 के बारे में और हमने यहाँ पे समझा कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और ये समझे हमारी बेसिक है आगे आने वाली एक्सरसाइज के लिए। इन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझना है ताकि हम आगे की एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, और अगर इसके हवाले से आपका कोई सवाल है तो आपने हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में अपने सवालात पूछने हैं। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।